नमस्कार दोस्तों। तो आज GS4 पेपर संपन्न हुआ और GS के जितने भी पेपर थे सब संपन्न हो गए। और पिछले 3 पेपरों का हमने डिस्कशन किया, उनका ओवरव्यू देखा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कैसे आपको सोचना चाहिए, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये हमारा पेपर GS4 है, मतलब एथिक्स का, नैतिक शास्त्र का है। तो इसको हम ओवरव्यू जानेंगे, मतलब कैसा पेपर है और इसको आप किस डायरेक्शन में सोच सकते थे और कैसे आप इसको टैकल कर सकते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका अगर आपको टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो आप चैनल के होम पेज में जाके अगर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दूसरा, अब स्टार्ट हम ये करते हैं कि हमारा ये पेपर है किस आधार पे है। और जहां तक है, जो मेंस का जो पेपर रहते हैं सब्जेक्टिव रहते हैं, हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से पेपर आते हैं। और पिछले 3 पेपरों में आपने देखा भी होगा। अब ये वाला पेपर है तो काफी इंटरेस्टिंग पेपर है, अच्छा पेपर है। तो पहला प्रश्न है कि बुद्धिमानी में नेत है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको भी पता है कि हमारे लिए क्या चीज फायदेमंद है और क्या क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। मतलब क्या चीज हम ध्यान रख सकते हैं और किसको अनदेखा कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप सोच सकते हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको पढ़ने की चीजें याद रखनी है, बाकी चीज सब इग्नोर करनी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। अगर आप सिविल से सेवक हैं तो सिविल सेवक का मूल उद्देश्य है लोक कल्याण करना, सामाजिक न्याय देना और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना। तो सिविल सेवकों को ये ध्यान रखना चाहिए। और आचार संहिता का ध्यान रखना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो सिविल सेवकों को ये ध्यान रखा जाए, सिविल सेवक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो इनको लोक कल्याण की बातें ध्यान रखना चाहिए, समाज की बातें ध्यान रखना चाहिए, समाज में कोई गरीब तो नहीं है, समाज में भुखमरी तो नहीं है। तो उन सबको दूर करने के लिए सिविल सेवकों को अपने कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता जैसे जो नैतिक मूल्य हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। आगे प्रश्न ये बोलता है कि नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए पर्दी में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। कहने का मतलब है कि जो नौकरशाही के सामने जो मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे जरा देखो, गरीबी को दूर करना है। ठीक है। रोजगार देना है व्यक्तियों को, ये मुद्दा है। सामाजिक न्याय देना है व्यक्तियों को, ठीक, ये मुद्दा है। और जो भी अगर संबंधित जो और सरकार की नीतियों को क्या करना है, क्रियान्वयन करना है, जो भी और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। और सरकार को इस पारदर्शी जवाबदेह रूप से क्या देना है, सलाह देना है। तो ये नौकरशाही के पास क्या है, ये मुद्दे हैं, तो आप इनका उल्लेख कर सकते थे। इनने कहा है कि इनको इनको अनदेखा करने वाले, मतलब कि इन मुद्दों को अनदेखा करने वाले अधिकारी हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। दुर्लभ नहीं है, मतलब ये कोई रेयर स्पीसीज नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। और आपको ये दुर्लभ लोग नहीं मिलेंगे, आप जहां जाएंगे वहां आपको देखने को मिलेंगे। दुर्लभ तो वो लोग हैं जो इन मुद्दों को क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। जैसे बहुत सारे सिविल सर्विस हैं, चाहे वो वर्तमान में नीति आयोग को सीईओ हो। ठीक है। और ऐसे आए दिन वीडियो आते रहते हैं। ऐसे आए दिन वीडियो सिविल सेवकों के आते रहते हैं, वो हम हमारे सामने अच्छा काम करते हैं। और दुर्लभ ये लोग हैं, दुर्लभ तो ऐसे लोग नहीं है जो इन मुद्दों को अनदेखा करते हैं। लोक कल्याण की भावना उनके अंदर नहीं है। सिविल सेवा सेवा के लिए है, ना कि अपनी सेवा के लिए। और भ्रष्टाचार हमको देखने को मिलता है कई जगह, आपने देखे होंगे, यहाँ पे इतने करोड़ मिले, बंगाल में मिले, MP में मिले। ठीक है। और इस जगह पे आपको कई भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसका मतलब है कि दुर्लभ नहीं है, हमको बहुत रूप से मिल जाएंगे। ठीक है। पहले बात तो ये लिखनी होगी आपको। फिर आपको इसका काउंटर करना होगा कि करना बोलना ये होगा कि ये अधिकारी दुर्लभ नहीं है, लेकिन ऐसे अधिकारी भी हैं, ऐसे नौकरशाही भी हैं जो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। और 2-3 अधिकारियों का आपका नाम कोट करके, जैसे जो एक भौकाल नाम की सीरीज आई थी उसका अधिकारी का नाम है सेकरा, तो उनका कोट कर सकते हैं। ठीक है। और जो एक इंदौर में IAS अधिकारी हैं,
पी नरहरि, तो वो अच्छे आईएएस अधिकारी, उनका कोट कर सकते हैं। ठीक है, उनने अच्छा काम किया है। तो ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग हैं। तो इसको समझाना है कि आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यवस्था प्रभावी सेवा वितरण सुशासन की लक्ष्य प्रणाली की प्रक्रिया में न्याय विडंबना है। ठीक है, तो अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो जो प्रशासन की, जो सरकार की जो सहमत है कि न्याय प्रक्रिया जिसको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय देना है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो इसमें हमें ऐसे दुर्लभ वाले व्यक्ति, जो ऐसे वाले जो अनदेखा करते हैं, इनके दूर करना होगा। और आपको इसके बारे में सुझाव बता देंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको बता दें कि इसमें सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेक्शन ए में जनरली प्रश्न होते हैं और सेक्शन बी में आपके केस स्टडीज होती हैं, जो कि आपको एक घटना दी जाती है, उसके बाद आपको 3-4 प्रश्न दिए जाते हैं, उसके आधार पे आपको प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्धिक दक्षता, मानी बौद्धिक दक्षता मतलब कि कोई बौद्धिक है, मतलब कि समझना लिखना पढ़ना जानता है, उसके पास अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है, अपना अनुसार कार्य करना जानता है। नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशिष्ट हैं जो सिविल सेवकों के निर्णायक मामलों को सुलझाने में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। अब इसमें आपको कोई एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। बौद्धिक दक्षता का मतलब है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास विवेक है और उसके पास नैतिक गुण भी है। मतलब वो कभी गलत काम नहीं करता है। अब देखो, बौद्धिक दक्षता अगर केवल उसके पास होगी तो इसका मतलब है बौद्धिक दक्षता तो केवल ओसामा बिन लादेन के पास भी थी, वो भी इंजीनियर था, तो उसने गलत काम किया अमेरिका में जाके। लेकिन बौद्धिक दक्षता के साथ आपके पास नैतिक गुण है, ये अच्छी बात है। आप नैतिक गुण है, आप समाज के बारे में सोचते हैं, आप सिविल न्याय के बारे में सोचते हैं, आप जो जो समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं, आप नैतिक आचरण के बारे में सोचते हैं, ये आपके पास नैतिक गुण है। लेकिन इसके अलावा आपके पास सहानुभूति करना भी होने चाहिए अगर आपको डिसीजन मेकिंग में काम करना है। सहानुभूति का मतलब होता है कि आपके पास एम्पैथी भी होनी चाहिए और कंपैशन भी होना चाहिए। कंपैशन मतलब करुणा। अब एम्पैथी से आगे कंपैशन, दो चीजें हैं। देखो, एम्पैथी का मतलब ये है कि एक होता है सहानुभूति और एक होता है समानुभूति। एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। तो सिंपैथी में आपके तीन शब्द होते हैं, एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन, इसमें ध्यान रखना। तो एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम दूसरे की, अगर दूसरे व्यक्ति के साथ गलत होता है तो हम उसकी सहायता करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसकी सहायता करने का हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक है, मतलब कि दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे के दुख को समझना, ये बस सिंपल सा है। मतलब कि कहने का मतलब है दूसरे के जूते में आपने पैर रख के नहीं देखा, आपने उसकी स्थिति के सामने उसकी जगह अपने आप को करके नहीं देखा। तो ये आपकी क्या है, एम्पैथी है, मतलब कि सॉरी सिंपैथी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आती है एम्पैथी मतलब सहानुभूति। तो सहानुभूति में क्या होता है कि दूसरे के जूते में पैर रख के आपको देखना होता है, दूसरी की दुखों को अपने दुख को मानना होता है। तो इससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा लगाव होता है, उसके बारे में सोच पाते हो, उससे आपकी भावना तक संबंध स्थापित हो पाते हैं। तो आप उसके बारे में एक सही डिसीजन, आप उसके कल्याण के बारे में, उसकी सहायता के बारे में काम कर पाते हैं। तो ये सहानुभूति होना सिविल सेवक के लिए एक अच्छा गुण है। तभी वो क्या कर पाएगा, एक अच्छा शासन, अब एक अच्छा प्रशासन स्थापित कर पाएगा जिसका नाम सुशासन होगा। ठीक है, तो ये इस आधार पे आप देख सकते हैं। अब करुणा थोड़ा उससे आगे है। करुणा में क्या होता है, उस कोई व्यक्ति की अगर सहायता कर रहे हैं तो उसमें आपके आपके अंदर उसके समस्त मतलब कि नीच के भाव नहीं होना चाहिए। आप उसको अपने से कमजोर नहीं समझेंगे, आप उसको अपने के बराबर समझेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको गरीब वंचित शोषक वर्गों की सहायता करनी है और आप सिविल सेवक हैं तो आपके अंदर सहानुभूति और करुणा होगी, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। अन्यथा आप प्रशासन में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कह रहा है कि बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा आपके अंदर क्या हो, सहानुभूति करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशिष्ट लक्षण हो जो निर्णायक मामलों को सुलझाने में, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। तो उदाहरण आप लोग कई 2-3 सिविल सेवकों के उदाहरण आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, और उनके जो
ठीक, जैसे अभी अभी एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी दान की, तो उसके बारे में भी कोट कर सकते हैं। सिविल सेवकों के उदाहरण कोट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले डिस्कशन में पढ़ा था कि उसने मॉरल पुलिसिंग की है। एक आईपीएस अधिकारी हैं जो अभी ट्रेनी है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जहां पे क्या हो रही थी, इलीगल वाइन का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने मॉरल पुलिसिंग करके उन व्यक्तियों की काउंसलिंग की, क्योंकि उनका रोजगार छिन गया था। तो इसलिए इन, अब देखो इसके पास क्या थी, इन व्यक्तियों के पास सहानुभूति करना थी इस आईपीएस के पास, तो इनने क्या, इन लोगों की मॉरल पुलिसिंग की ताकि अपनी रोजगार संभावनाओं की अंत ला सकें। तो उस अधिकारी का नाम अब स्पेशली कोट कर सकते थे। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न ये है कि सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियमन, मतलब कि जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर होता है। आपने देखा होगा कि आपने एक चीज देखो, मतलब कि कोई एग्जाम है, सभी के पास कोई एक ही, मतलब कहीं से एक ही बुक से पढ़ते हैं सभी लोग, और लेकिन कोई सिलेक्ट हो जाता है, कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होता है। तो वही कंसेप्ट पे है कि सरकार के रूल और रेगुलेशन तो समान है, लेकिन कई अधिकारियों के पास जो प्रदर्शन है उनमें अंतर होता है। कई अधिकारी आलसी होते हैं, कोई अधिकारियों के पास, जैसे अभी हमने इस प्रश्न में पढ़ा, क्या पढ़ा कि कई अधिकारियों के पास क्या नहीं होता, सहानुभूति करुणा नहीं होती, तो उनके प्रदर्शन में अंतर होता। अगर मान लो वो आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र में इलीगल जो शराब का निर्माण उसको बंद करते, अगर मॉरल मॉरल काउंसलिंग नहीं करती, तो हो सकता था कि वो लोग कहाँ इलीगल क्राइम में चले जाएं, क्योंकि रोजगार नहीं था उनके पास। तो उनके प्रदर्शन में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो इस आधार पे आप इसको सोच सकते थे, इसमें भी आपको एग्जाम्पल चाहिए। और जिनकी सकारात्मक सोच होती है, वो अधिकारी नियम और विनियमों के मामले में पक्ष में व्याख्या करने, सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे उसके बाद उनके बारे में, तो वो प्रदर्शन क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। इसमें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखना है। और नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियम जिन्हें व्याख्या करने के लिए असमर्थ होते हैं। ठीक है, जो उन नियमों और रूल और रेगुलेशन होते हैं उनकी व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं। और सकारात्मक सोच वाले उन रूल और रेगुलेशन से अच्छी बातें निकालकर लोक कल्याण की दिशा में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस बात को आपको लिखना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक आपको डायरेक्शन मिल रही है कि आपको कैसे पढ़ना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट सॉरी, कि यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन, मन की मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू, माने कोई संगठन है, कोई व्यवस्था है, संगठन मतलब कोई भी संगठन, व्यवस्था मतलब कोई प्रशासन, कोई भी कार्य हो, सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। मतलब कि अगर मानवीय कार्यों में अगर आपके पास नैतिकता है, आप आचरण है, आपके पास शुद्ध आचरण करते हैं, आप नियमों को मानते हैं, विनियमों को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लॉ को मानते हैं, आचार संहिता को मानते हैं, तो जो भी संगठन होगा, जैसे प्रशासनिक संगठन है, तो उसके सुचारू कामकाज संचालित होंगे। ठीक है, इस बात को आप यहाँ लिखेंगे। यदि हाँ, नैतिक मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहिए, दिन अगर ऐसा है तो नैतिक मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप आचरण को सबसे पहले बढ़ावा दें। आप प्रॉबिटी को, मतलब सत्यनिष्ठा को सबसे ज्यादा बढ़ावा दें। आप पारदर्शिता को सबसे ज्यादा बढ़ावा दें। अगर ये चीजें होंगी, और आप जवाबदेहिता को सबसे ज्यादा बढ़ावा दें, अगर ये चीजें होंगी, तो आपका जो संगठन है, आपकी जो व्यवस्था है, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश होगा, और आप अच्छे से उस कार्य को कर पाएंगे। तो आपके संगठन क्या होगा, एक मॉडल के रूप में स्टैब्लिश होगा। तो आप यहाँ पे इन बातों को लिख सकते हैं। दिन प्रतिदिन के काम में उसके सामने आने वाले संघर्ष के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायक होंगे। मतलब कि कोई संगठन है, आपके पास कोई समस्या आ गई, अगर आप इन मूल्यों पे अड़क हैं, कौन से, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, इनको हम पढ़ेंगे स्पेशली। ठीक है, अगर आप इथिक्स का पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और सत्यनिष्ठा, अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर आपके पास ये हैं, तो आपके पास जो भी संघर्ष आएंगे, जैसे कोई गरीब व्यक्ति आ गया, तो आप उन मुद्दों का क्या करोगे, समाधान अच्छे से कर पाओगे, नैतिक पूर्ण से कर पाओगे। ठीक है, कोई योजना का लाभ लेने के लिए आ गया, कोई दो संघर्ष है, तो आपके भ्रष्टाचार नहीं करोगे आप,
संगठन का सुचारू रूप से संचालन होगा। तो इस आधार पे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैगल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इनने कुछ कोट दिए हैं तो आपको इनको एक्सप्लेन करना होता है, इस बात को ध्यान रखना। पहला है, आपको क्या करने का अधिकार है, आपको क्या करना उचित है के बीच में अंतर को जानना एक नैतिकता है। अब देखो, आपका मन चाहता है, मान लो आप एक सिविल सर्वेंट हैं, एक आप एक आईएएस अधिकारी हैं, या आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपका मन करता है हम सार्वजनिक रूप से क्या करें, आपके मन में जो बात है वो करें, सार्वजनिक रूप से हम घूमें, आपका मन करता है हम वाइन पिएं सार्वजनिक रूप से, आपका मन करता है हम गलत व्यवहार करें सार्वजनिक रूप से, आपका मन करता है कि हम समाज में जो भी मतलब कि जो गलत कार्य है उनको करें। मतलब कि मन तो क्या होता है, चंचल होता है, उसे नहीं पता है क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। लेकिन समाज आपको बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, शासन के नियम विनियम हमको बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे समाज में अगर कोई व्यक्ति है तो समाज उसको बताएगा कि आपको करना ये चाहिए, आपको सभी का सम्मान करना चाहिए, जैसे परिवार में बोलते हैं सभी को सम्मान करना चाहिए, आपको जो भी गरीब और वंचित वर्ग हैं उनको न्याय की दिशा में कार्य करना चाहिए, आपको मतलब कि अगर समाज में हो, अगर मान लो आपका समाज में बहुसंख्यक लोग रहते हैं तो बहुसंख्यक लोगों का मूल्य होगा कि आपको सहिष्णु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहिष्णु, मतलब कि आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर आप मान लो कट्टरवादी समाज में रहते हो, मतलब कि जहां पे केवल एक ही धर्म के लोग रहते हैं, तो आपको आपके अंदर सहिष्णु गुण नहीं आएगा, आपके अंदर सहिष्णु वाला गुण, तो आप क्या होगे, कट्टर वाले काम करोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब कि आपका मन क्या करना चाहता है ये नहीं, इसके अंदर लक्ष्मण रेखा रेखा कौन खींचता है, समाज, सरकार के नियम विनियम जो आपको करना है, मतलब कि लोक कल्याण करना है, समाज के अनुसार चलना है, तो वो क्या है, नैतिक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको लिखना था इसमें। ठीक, समझ गए बात को। इसमें किसी महान पर्सनैलिटी का भी कर सकते थे आप कोट, जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वोट है कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है, मतलब कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है, भ्रष्टाचार नहीं हो, और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है, तो मैं इस दृढ़ता से मानता हूं कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं, पिता, माता और शिक्षक। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। मतलब किसी व्यक्ति, पहले आप देश को छोड़ो, अगर आपको समाज में, समाज से भी छोटी जो इकाई होती है वो होती है परिवार। क्या होती है बेटा, परिवार होती है। परिवार के बाद समाज आता है, समाज के बाद क्षेत्र आता है, क्षेत्र के बाद राज्य आता है, राज्य के बाद आपका देश आता है। तो स्टार्ट कहां से होता है, परिवार से। तो आप लोगों ने सुना होगा कि माता पहली शिक्षक होती है। मतलब कि बच्चे का अगर सामाजिकरण हो रहा है, उसके अंदर हम नैतिक मूल्यों को क्या कर रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं, तो इस सबसे पहली भूमिका माता की होती है, फिर पिता और फिर बाकी पारिवारिक सदस्यों की होती है। अगर परिवार में सबसे पहले मूल आपको बताया जाएगा कि आप सभी का सम्मान करो, ईमानदार रहो, ठीक है, और झूठ नहीं बोलना है, ये बताया जाएगा। भले ही उस बच्चे से अगर कोई मेहमान आता है तो बोल दिया जाता है कि जाओ जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, लेकिन झूठ तो बोल रहे हैं। लेकिन बच्चा क्या सीखता है, जो आप व्यवहार में करते हो वो ही सीखता है, तो आगे चल के वो भी झूठ बोलेगा। बात समझ में आ रही है, बच्चा अक्सर क्या सीखता है, जो आप उसके सामने करते हो वो नहीं, जो आप उससे बोलते हो। तो आपके करने और बोलने में जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप वो है तो बच्चा वही सीखेगा जो आप उसके सामने करते हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे के नैतिक मूल्यों के निर्माण में उसके पिता माता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको अनुशासन सिखाया जाता है, ठीक है, और उसको भ्रष्टाचार के मूल्यों के प्रति उसके अंदर नकारात्मक भावना उत्पन्न की जाती है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। अगर ये, और शिक्षक के द्वारा जो भी मतलब कि अच्छे अच्छे जैसे अनुशासन में रहना, ठीक है, परिश्रम करना,
अपने लक्ष्य के प्रति सुदृढ़ रहना, सहिष्णु होना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ये सारे कार्य सिखाए जाते हैं, सारी बातें बच्चों को बताई जाती हैं। अगर ये तीनों चीजें पिता, माता और शिक्षक अपनी भूमिका को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं, तो देश क्या होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और उसमें ऐसे दिमागों का निर्माण होगा, जो दिमाग कैसे होंगे, माइंड कैसे होंगे, खूबसूरत होंगे। उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उनमें कोई कट्टरवादी नहीं होगा, उनमें सभी क्या होंगे, देश के विकास के लिए तत्पर होंगे। उसको क्या होंगे, सहिष्णु होंगे। वो क्या होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वो क्या होंगे, अपनी और देश और समाज की उन्नति के बारे में बात करेंगे। इस आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। मतलब कि आप अगर सफल होते हैं तो आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि क्या छोड़ना पड़ा। मान लो यूपीएससी का कोई विद्यार्थी है। जैसे आपको 7-8 अटेम्प्ट लग गए, मान के चलो, ठीक है, मान के चलते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपने इन 7-8 सालों में कुछ तो छोड़ा होगा ना। आप कुछ ना कुछ सीख सकते थे, अपने अंदर स्किल को डेवलप कर सकते थे। आप कोई और कोर्स कर सकते थे, हो सकता था पीएचडी भी कर सकते थे, हो सकता था अन्य अन्य कोई एग्जाम है तो वो भी क्वालिफाई कर सकते थे। और दूसरी बात है, अपने पारिवारिक संबंधों को छोड़ा, अब परिवार से दूर रहे। ठीक है, और आपके इस इन दिनों आप मौज मस्ती भी कर सकते थे। समझ रहे हो। और इसके बाद आपकी सफलता हुई तो आपके आकलन इन पिछले आपने जो 7-8 साल जो आपने नहीं किया, उसके आधार पे होना चाहिए, इस क्या छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो आप इस आधार पे बोल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मतलब की डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सुशासन से आप क्या समझते हैं। राज्य द्वारा ई शासन, सुशासन का मतलब है अच्छा शासन। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कोट है वो मतलब कि वो कर सकते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए। और राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाए गए हालिया पहलों की लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचे, उपयुक्त उदाहरण के साथ विवेचना की। जैसे अभी हम जेम लेके आए, अभी हम जीवीटी लेके आए। ठीक है, ये शासन उस सुशासन के क्या है, कार्य है। ठीक है, हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, ये भी सुशासन सरकार लेके आई। हम नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम लेके आए, वो भी सुशासन लेके आई। हम प्रगति एक पोर्टल लेके आए, तो वो भी सुशासन का कार्य है। और इससे सहायता पहुंचाई जा सकती है, लेकिन आपको चिंताएं भी लिखनी होंगी जो जो नहीं कार्य कर पाएंगे। मतलब कि नौकरशाहियों कुछ नौकरशाह क्या करते हैं, सुशासन के प्रति दृढ़ होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते। ठीक है, और भी कई चिंताएं हैं, आपको उदाहरण के साथ देखनी पड़ेंगी, ये आप देख सकते हैं। अब एक चर्चा में था तो वो ही पूछ लिया, काफी कोविड से दिन तक कि ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासकों की बैठक, संस्थानिक अनुमोदन, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण और अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन से टेली मेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। मन के ऐसे विभिन्न क्षेत्र में जिसमें ऑनलाइन पद्धति हमको देखने को मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लाभार्थी और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियां हैं, दोनों हैं। विशेष समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति शामिल नैतिक, मतलब कि जो विशेष समाज के कमजोर समुदाय हैं, मतलब कि जो वंचित वर्ग हैं, गरीब हैं, ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन विवेचन कीजिए। इसमें क्या चिंता है इनके बारे में लिखनी है। अब देखो, लाभ हानियां क्या है ऑनलाइन पद्धति की। लाभ तो है, आप कहीं भी बैठ के आप क्या कर सकते हो, उनसे मीटिंग कर सकते हो, समय धन की बचत होती है। ठीक है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पढ़ सकता है, ऑनलाइन एक्सेस हो सकती है। आपको इजी टू एक्सेस आप कर सकते हो उसके बारे में। ठीक है, लेकिन समस्या ये है, और भी कई लाभ लाभ हैं। आप समस्या ये है कि हम उसके द्वारा क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई ऑनलाइन जो क्लास होती है, बच्चे अपना माइक और कैमरा म्यूट करके रखे जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें अनुशासन नहीं बन पाता और पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता। कॉलेज स्कूल का मतलब है कि व्यक्तित्व निर्माण करना, तो ऑनलाइन में ऐसा संभव नहीं है। और चाहे प्रशासनिक अनुमोदन हो तो उसमें पर्सनल इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता, तो उससे हम उस कार्य को प्रभावी और तन्मय तरीके से नहीं कर पाते, ये इसकी कमियां हैं। और जो विशेष वंचित वर्ग समुदाय है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके वहां पे नेट की सुविधा नहीं है।
ठीक है, तो ये भी उसके बारे में आप समस्या उनके बारे में लिख सकते थे। इस प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, काफी इजी प्रश्न है। जो प्रश्न बड़े दिखते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत सिंपल होते हैं। पिछले 7 महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन का आएगा, विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया। जैसे भारत ने क्या किया, अनुपस्थित रहा। क्या, जबकि पश्चिमी देशों ने कहा कि आप रूस को क्या करो, क्रिटिसाइज करो, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हित को ध्यान रखते हुए हमने रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया और कार्रवाई की। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। अब असर रहता है, इसका मतलब जो स्टेक होल्डर हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर हैं? दोनों दोनों पहले तो स्टेक होल्डर दोनों देश हैं, वहां के नागरिक, दूसरे नंबर पर वहां के नागरिक हैं, और तीसरे नंबर पर वहां के सैनिक हैं। तो इन पे प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे? और वहां के उद्योग हैं, धंधे हैं, तो वो भी प्रभावित होंगे। और जो सैनिक वर्ग हैं वो भी, उनकी जान माल की हानि होगी। और जो वहां पे आपने देखा, जैसे यूक्रेन में बहुत सारे लोग वहां पे हमलों में मारे गए, और अवसंरचना का क्या होगा, विनाश होगा। असर ये होगा जी, अभी वर्तमान में देख पा रहे होंगे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। यूक्रेन क्या है, गेहूं का सबसे बड़ा वहां पे, एक गेहूं के यूक्रेन में होते हैं, तो वहां पे एक्सपोर्ट होता था, वो बंद हो गया। तो भारत को एक्सपोर्ट करना पड़ा, लेकिन बाद में भारत ने क्या किया, बैन कर दिया। तो समग्र रूप से देखें तो युद्ध का पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं हमको प्रभाव देखने को मिलता है। और चिप का मटेरियल आता था तो वो ही प्रभावित हुआ। तो अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो क्या है, समग्र रूप से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके नैतिक मुद्दे हैं, यहाँ देख सकते हैं, जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में दी गई स्थिति सामान्य नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वही बातें हैं, हमने इस बात में बात कर ली। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इस बार यूपीएससी ने क्या किया है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि संवैधानिक मूल्यों के अनुसार आपको कार्य करना है। संवैधानिक मूल्य क्या है? समता, स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक न्याय। क्या? सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक है, और सभी को समान अवसर, और लोकतंत्र के सिद्धांत। इनके अनुसार हम क्या करें, कार्य करता है, तो उसको संवैधानिक नैतिकता बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। हितों का संघर्ष है, मतलब कि अगर आपके पास मान लो कोई योजना आई और उसमें बोला कि आपको रोड मैप देना है। ठीक है, कि रोड कहां से जाएगी, और आपके पास कुछ खेत भी हैं और उस रास्ते में ही खेत पड़ते हैं, तो आप चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि आपकी रोड इस खेतों से होकर जाए, तो आपकी जो वैल्यू है आपके खेतों की वो बढ़ जाएगी, और आपके खेत बीच मतलब कि सिटी में आ जाएंगे। ठीक है, अगर रोड यहाँ से जाएगी, तो ये क्या है, संघर्ष का हित है, मतलब कि सार्वजनिक हित यूज करें या फिर निजी हित यूज करें। ठीक है, तो इनको बोलते हैं संघर्ष का हित, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि दो या दो से अधिक, मतलब कि ऐसा हो तो उसको क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इस आधार पे आप सोल्व कर सकते थे। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा का मतलब है कि आपके कार्य करने में और आपके जो सिद्धांत हैं उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए। आपने जो कहा वो आपको करना चाहिए, बुझे ना, वो बोलते हैं ना, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। ठीक है, तो ये होती है हमारी सत्यनिष्ठा। आपने जो वचन दे दिया वो आपको निभाना है। ठीक है, और डिजिटलकरण की चुनौतियां बताना है। चुनौतियां आप लिख सकते हो, साइबर हमले ज्यादा होंगे, लोग, ऑनलाइन फ्रॉड चल गया है। ठीक है, इस आधार पर चुनौतियां बहुत सारी बता सकते हो। कर्तव्य निष्ठा है कि आप ड्यूटी के प्रति आप डिवोशनल समर्पण होकर कार्य करें। आपका मतलब है कि आप आप अगर 10 से, आपकी ड्यूटी अगर 10 से 5 है तो 10 से 5 रहे, ये नहीं कि 11 बजे गए और 4 बजे आ गए। तो ये क्या है, कर्तव्य निष्ठा का उल्लंघन है। समझ रहे? आपको जो भी कार्य दिया गया है वो मन से, तन से समर्पण होकर कार्य करें और संविधान की संगत अनुसार कार्य करें, तो इसको कर्तव्य निष्ठा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
अब देखो, भ्रष्टाचार सूचक जो विल्स ब्लोवर होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, तो उसमें राजेंद्र नाम के व्यक्ति थे, तो उनने व्यापक घोटाले को उजागर किया था। ऐसे कई लोग हैं, ठीक है, जो भ्रष्टाचार की आपको सूचना देते हैं। भ्रष्टाचार सूचक संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत व्यवहार, भ्रष्टाचार अधिकारी संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसको डिफाइन करना है, इन्होंने पहले ही कर दिया। ये निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों, उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान, उत्पीड़न की चपेट के आने में जोखिम उठाता है। मतलब कि अगर आप किसी ऑफिस में रहते हैं और आपने उस टॉप मोस्ट अधिकारी की आपने शिकायत कर दी, और आप छोटे से मतलब कि प्यून के लेवल पे काम करते हैं, तो वो टॉप मोस्ट अधिकारी आपका क्या कर सकता है, आपका निहित स्वार्थ में आपका उपयोग कर सकता है, आरोपी व्यक्ति आप टीम मतलब कि आपका उत्पीड़न कर सकता है, चाहे आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो। ठीक है, आप भ्रष्टाचार सूचक की सुरक्षा के मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की नीतियों का मतलब कि जो आपको भ्रष्टाचार की सूचना देता है, तो आपको क्या करो, उन नीतियों के उपाय सुझाव, ताकि उनको कोई सामाजिक आर्थिक वो अधिकारी आपका ना कर सके। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, इनको लीगल, इनके लिए कानून होना चाहिए। जैसे अभी व्यापम में जो अधिकारी हैं उनको पुलिस सुरक्षा दी गई, वो व्यक्ति साइकिल से चलता था। ठीक है, और कई लोगों को तो, कई लोग क्या हो गई, हत्या हो गई। ठीक है, तो आपको उनको लीगल बैकिंग देनी चाहिए, उनको पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, उनको संसद से कानून पारित होना चाहिए। कानून तो है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इस आधार पे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कारपोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, अडानी जी हमारे सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, और वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और हमारे देश की जो वेल्थ है उसको भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा करने में वे जलवायु और पर्यावरणीय संधारणता, मानव की जीवन की स्थितियों का अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। मतलब कि लाभ ऐसा, मतलब कि कॉर्पोरेट क्षेत्र धन और रोजगार प्राप्त करने के लिए, रोजगार देने के लिए, ये रोजगार देने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए, मतलब कि जो जलवायु से संबंधित कार्य हैं, जलवायु को क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो भी पर्यावरणीय संसाधन है उनका दोहन कर रहे हैं तीव्र गति से, और मानव का शोषण कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में आप क्या समझते हैं, आप कारपोरेट सामाजिक जो हमारा CSR होता है, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, कारपोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं, जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम पर्याप्त है, जिसके लिए CSR अनिवार्य है, विश्लेषण है। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि ऐसा सही है, तो आपको लिखना होगा हाँ ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, फिर बाद में करना होगा नहीं ऐसा नहीं है। अभी जो पैटागोनिया की कंपनी है उन्होंने क्या किया, दान दे दिया, तो पर्यावरण एक सुरक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, तो आप वहां से काउंटर कर सकते हैं इसको। अब CSR के अंतर्गत कुछ कंपनियों की सामाजिक उन्हीं की तरह काम करना चाहिए, जो कुछ कंपनियां हैं, सामाजिक रोजगार देना चाहिए लोगों को, सामाजिक सुरक्षा देना चाहिए लोगों को, स्वास्थ्य जो सामाजिक अवसंरचना है, मतलब कि जो हॉस्पिटल है, शिक्षा है, उन वो गरीब लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे आप कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल कोट करोगे, जैसे रतन टाटा जी हो गए, वो अधिकांश धन तो अपना CSR में देते हैं, सोशल एक्टिविटी में खर्च करते हैं, उनका एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ठीक है, और कई लोग हैं इसके अलावा, उनका CSR अनिवार्य है, तो इस बात पर आप कोट करने पड़ेंगे, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है, मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों देना है और सुझाव देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट बी है उसमें केस स्टडी आता है, और तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। तो हम क्या, आप लोग क्या करना, केस स्टडी को पढ़ना, और जितने भी उसमें स्टेक होल्डर हैं, जैसे मान लो आपको कोई IAS अधिकारी बना दिया, तो आप एक स्टेक होल्डर हो गए, आपका जो प्रशासनिक टीम है वो एक स्टेक होल्डर हो गई। ठीक है, आप पहले स्टेक होल्डर डिफाइन करोगे, फिर आपके समक्ष जो कोई व्यक्ति शिकायत लेके आया है, कोई नागरिक, वो स्टेक होल्डर हो गई, और आपको जो सरकार ने आपको रखा है, सरकार स्टेक होल्डर हो गई। मतलब कि जो भी आपको स्थिति दी गई है, सबसे पहले स्टेक होल्डर की लिस्ट बनाओ, उनको क्या दायित्व दिया गया है, और फिर इसके नीचे आपको क्या होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, तो प्रश्न के आधार पर उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम किसी दिन इन एक एक के स्टडी को लेकर सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे इस केस स्टडी में दिया है, इस मामले में संबंधित
नैतिक मुद्दे बताओ। तो जो भी आपको केस स्टडी मिलेगी उसके नैतिक मुद्दे आपको बताने पड़ेंगे। और उपयुक्त मामलों में प्रभात, मतलब कि प्रभात कोई मैनेजर है इस केस स्टडी में ऊपर, उपयुक्त विकल्प, उसके पास विकल्प क्या क्या है, वो क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए पॉजिटिव भी बताने पड़ेंगे उस विकल्प के, और क्या बताने पड़ेंगे, निगेटिव भी बताने पड़ेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उपयुक्त में कौन सा विकल्प, मतलब कि जो इन ऊपर जो विकल्प दिए हैं, तो सर्वाधिक जो लाभ हो रहा होगा वो विकल्प को आपको ध्यान में रखते हुए आपको वो विकल्प चयन करना है, और उसके बारे में आपको बताना है कि हमने विकल्प क्यों चयन किया। ठीक है। तो इसी आधार पे आपको नीचे 5 केस स्टडी मिलेंगी। ठीक है। और आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का प्रयास करिए। किसी दिन हम एक एक करके केस स्टडी का डिस्कस करेंगे। अगर हाँ आपको केस स्टडी का डिस्कशन चाहिए तो कमेंट में जरूर करके बताएं, मैं जरूर करूंगा कि इस स्टडी का डिस्कशन और उसका आंसर देने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आई होप ये पेपर बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा पेपर है, रियली बहुत अच्छा पेपर है। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया।